खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने तिवारी मोटिवेशन में। हर बार की भांति इस बार भी हम एक सफल शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू हो रहे हैं और आज जो हमारे साथ शख्सियत है उनका नाम है आशुतोष रामटेके सर। आप बालाघाट जिले से संबंध रखते हैं। हाल ही में जो MPPSC 2020 की परीक्षा हुई थी उसके परिणाम में आपने नायब तहसीलदार पद प्राप्त किया है, तो इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद चंदन भाई। तो अब हम जानेंगे आशुतोष सर से उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, किस तरीके से उन्होंने ये पद प्राप्त किया। तो पहला सवाल मेरा आशुतोष सर से ये रहेगा कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में आप बताएं। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था और मेरे पापा एक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक है बालाघाट में। तो जब मैं उनके स्कूल जाया करता था तो मैं देखता था कि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे होते थे जिनकी आर्थिक और दूसरी तरह की स्थिति काफी खराब होती थी। और जब मैं पापा के स्कूल जाता था तो वहाँ पर मैं ये सब चीजें देखता था कि उनके पास पहनने के लिए उतने अच्छे कपड़े नहीं है, गणवेश का वितरण होता था लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हालत काफी खराब है। तो मुझे वहीं से एक ऐसी फीलिंग आई थी कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे पापा ने इस चीज से रियलाइज कराया था कि एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए समाज में एक बेहतर सकारात्मक बदलाव आप ला सकते हैं। उस समय एक पहला थोड़ा सा पता तो चला था कि कुछ PSC या फिर पब्लिक सर्विसेज सिविल सर्वेंट जैसी कोई चीज होती है। दूसरा इंसिडेंट हुआ था कि जब पापा के स्कूल में कलेक्टर महोदय आने वाले थे तो जो बंदोबस्त किया गया, साफ सफाई और फिर जो आवभगत होती है, तो उसको देखकर मैं काफी इंप्रेस हुआ था। वो तो खैर एक प्रेस्टीज की बात होती है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना, तो वो मेरे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहा, जहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे ये करना है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर लांजी बालाघाट से हुई और उसके बाद मैं 6वीं से 12वीं तक नवोदय विद्यालय वारासिनी में पढ़ा हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैथ्स लिया था चूंकि, और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जो थे वो IITian थे, मेरे सीनियर्स, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने सोचा कि क्यों ना जब मैथ्स लिया तो बेहतर से बेहतर एजुकेशन ली जाए। और इसके लिए मैंने फिर अपनी IIT की तैयारी किया और मैंने IIT धनबाद में सिलेक्शन लिया और वहां से मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। उसके बाद फिर मैं जब 3rd ईयर में था तो मेरे नवोदय में एक मेरी सीनियर है शीतला पटले, जो भी वर्तमान में छिंदवाड़ा की कलेक्टर है। तो वो जब सेलेक्ट हुई तो मैं उनके घर भी गया था, मैं उस समय 3rd ईयर में था। तो उनके द्वारा मुझे कई सारी चीजें बताई गई कि आप एक एज अ प्राइवेट जॉब करते हुए आप नेशनल सर्विसेज तो कर ही रहे, लेकिन आप जब एज एन इन्वायरमेंटल इंजीनियर जब मैं प्रशासन में आऊंगा तो कुछ और एक एड ऑन हो जाएगा और एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। और आजकल प्रशासन में एनवायरमेंटल की कितनी अच्छी भूमिका है ये हम देख ही रहे, ज्वलंत मुद्दा है। और इसके साथ साथ मेरी पहले से भी इच्छा थी, तो मेरी इच्छा वो आगाढ़ हो गई। और उसके बाद फिर मैंने 2018 से प्रथम प्रयास दिया MPPSC का। उसमें मैं प्रीलिम में सफलता पाया, मेंस में भी सफलता पाया, लेकिन मेरा इंटरव्यू देने के बाद कुछ मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो वाली जो रिजल्ट आया था वो वाली रात मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरी थी। और शुरू में मेरा बिहेवियर ऐसा कुछ था कि मुझसे अच्छा कौन हो सकता है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से भी था तो, और मुझे ज्यादा कंपटीशन के बारे में नॉलेज भी नहीं था इतना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सारी चीजें अच्छे से ही किया हूँ और मैंने काफी अच्छी जगह से काफी अच्छे नोट से पढ़ा हूँ। गाइडेंस भी उतना नहीं था, MPPSC का उतना गाइडेंस नहीं था, पर दूसरे जो मेरे कनेक्टेड फ्रेंड्स थे जो UPSC टाइप का नॉलेज रखते थे उनके थ्रू मैंने कुछ नॉलेज लिया था। तो फिर मैंने अपनी चीजों में रिफॉर्म किया और अपनी गलतियों को समझा। और उसके बाद फिर मैंने 2019 का दोबारा से अटेम्प्ट किया और उसके बाद 2019 का भी मेरा इंटरव्यू है, उसका फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है। और 2020 का मैंने फिर और एक बार अटेम्प्ट दिया और उसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। तो ये कुछ पृष्ठभूमि और उसके साथ साथ तैयारी की थोड़ी सी प्रक्रिया आशुतोष भाई ने बताई हमें। तो अगला जो सवाल है वो ये रहेगा कि जब सफलता प्राप्त हुई, आपने ऐसे बताया कि 19 जब हुआ, 19 का रिजल्ट आया तो वो रात बड़ी गमहीन रही होगी, मतलब एकदम भरा रहा होगा और शांत एकांत कुछ चाहिए रहा होगा। तो 2020 का रिजल्ट आया, रात में ही आया था 8:30 बजे के आसपास। आपने लिस्ट देखी होगी, उसमें आपका नाम था। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी और आपने किसे फोन किया पहले बताया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो रिजल्ट आने वाला इंसिडेंट है ये मेरे लिए बड़ा ही अलग था, क्योंकि मैं काफी दिनों से रिजल्ट का वेट कर रहा था कि अब आएगा, क्योंकि 2018 में जो रिजल्ट थे वो लगभग एक सप्ताह के अंदर आ गए थे।
तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2020 का रिजल्ट भी लगभग एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने सोचा था कि अगर सकारात्मक रिजल्ट रहा तो मैं घर जाऊंगा, और अगर नकारात्मक रहा तो हमारी गाड़ी जैसे चल रही है पहले वैसे ही चलती रहेगी, दोबारा और प्रयास करेंगे, आप लगे रहेंगे। फिर भी मैंने सोचा कि अब चूंकि मेरे को 2021 की मेंस भी देना था, तो मैंने बोला कि बाद में जाने का समय मिले ना मिले, और कुछ ऐसा कार्य था तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं चले जाऊंगा। 9 जून को रिजल्ट आया, 9 जून को रात को 8 बजे रिजल्ट आया, और इत्तेफाक से मैंने 9 जून को ही घर जाने का सोचा था, और मेरी बस भी 8 बजे की थी। तो मैं जब 7:30 बजे घर से निकला तो मैंने मोबाइल मेरी जेब में था, और मोबाइल इतने बार बजा, जबकि मैं गाड़ी चला रहा था और मैं बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा कि या तो 2 ही बातें हो सकती है, या तो रिजल्ट आया होगा, या तो किसी न किसी का कुछ न कुछ अप्रिय घटना हो गई होगी। तो ये सोचा था मैंने। उसके बाद मुझे काफी कॉल आते रहे, और मेरा नेट ऑफ था तो मैंने नेट ऑन किया, तो मैंने देखा कि रिजल्ट है, लेकिन मुझे पता नहीं था उस समय की क्या है। काफी लोगों के फोन आते रहे, लेकिन उस समय मुझे लग गया था ये कि फोन आ रहे तो कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। और मैंने नेट ऑन किया, मैंने अपना रिजल्ट देखने की कोशिश, मतलब डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई देखने की। मेरे साथ मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा, और उन्होंने देखा कि आप नायब तहसीलदार के रूप में चयनित हो गए। तो वो पल मेरे लिए बहुत ही सुकून वाला था। हालांकि मैं पहले अपने आप को सोच रहा था कि मैं एज ए डेप्यूटी कलेक्टर का पद पाऊं, लेकिन मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि मेरा गोल्डन पीडीएफ में नाम आना भी मेरे लिए बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि पहले तो हम ये सोच रहे थे कि एक सीट तो कैसे भी मिल जाए ये, और उसके बाद फिर हम इस पद पर जाएंगे। तो मेरे लिए काफी अच्छा रहा। और चूंकि मेरे को कॉल बहुत सारे आ जा रहे थे, तो मुझे मौका नहीं मिला किसी को कॉल लगाने का। तो एक भैया है हमारे अमर बोरकर, तो उन्होंने फोन किए, मुझे नहीं पता था कौन सा पद मिला उस समय, तो बस ये पता था कि सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने फोन किया, और तहसीलदार साहब मेरा कास्ट सर्टिफिकेट आप साइन कर दीजिए प्लीज, इस तरह के मजाक किया उन्होंने। तो मैंने बोला भैया क्या बोल रहे हो आप ऐसे? नहीं आप पीडीएफ में देखें, बोले आपका नाम आया। और उसके बाद भैया ने मुझे बताया कि आप नायब तहसीलदार के पद पे चयनित हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे गले लगा लिए, और मतलब 1 मिनट से ज्यादा हो गया था, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरी बस जाने वाली है, हिल रही थी बस। तो उन्होंने बोले अरे बस तो चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पर ये पल नहीं आ सकता। तो इस तरह का मोमेंट रहा। फिर मैंने मम्मी पापा से बात किया, और वो रात तो मतलब बस वाले परेशान हो गए थे कि ये कौन लड़का बैठा है जो रात भर बात करे जा रहा है। मेरा फोन गर्म हो चुका है। तो काफी अच्छा कहना चाहिए कि इतनी सारी जो चीजें थी, इतनी लंबी प्रक्रिया थी, एक सुखद अंत हुआ उस चीज का। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि अब सिंपल सब चीजें हो गई, अब आते हैं पीएससी में लौट के हम लोग। तो रुझान आपने शुरू में बता दिया था कि आपके पिताजी और आपके स्कूल, जो पिताजी की स्कूल थी, वहां पे कलेक्टर महोदय आए और उनसे आपने देखा कि, तो वही एक रुझान था आपका। तो यदि मैं ये पूछना चाहूँ कि आपने शुरुआत जब की 2018 में, तो किस तरीके से वो प्रक्रिया शुरू की आपने, कैसे पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा सा, स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी, रणनीति क्या थी? क्योंकि हर व्यक्ति की एक विशेष वो रहता है कि इस तरीके से पढ़ना है, मेंस पढ़ना है, प्री पढ़ना है, तो स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा। मैंने जब 2018 में चालू किया पढ़ना, तो जो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमारे लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि पहली स्टेज ही बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, और इतना ज्यादा फैक्चुअल चीजें आती है कि मतलब पूरी वो जो एमपी की बुक होती है लगभग आपको कंटेस्ट होनी चाहिए। फिर आपको लुसेंट का जो मिसलेनियस विविध वाला पार्ट है उसको पढ़ना है, उसका स्पोर्ट्स होता है, फिर कई सारी कमिटीज होती है, ईयर वाले क्वेश्चन आते थे कई बार, उसमें भी डेट भी याद रखना है। तो पहले ही पार्ट काफी मुश्किल था। तो उस समय मैं नागपुर में रह के सेल्फ स्टडी कर रहा था। अच्छा। और उस समय मुझे इंदौर का उतना ज्ञान नहीं था, और मेरे पास बस एक ही बुक थी, और मैं ज्यादा उतना एसोसिएटेड भी नहीं था एमपीपीएससी से, मैं थोड़ा यूपीएससी तरफ मेरा झुकाव ज्यादा था। पर मैंने बोला कि अभी चलो प्रीलिम एग्जाम है, और मैंने अपने फ्रेंड से मंगा लिया था वो बुक। तो मेरे लिए 18 में ये अच्छी बात रही कि मैंने सिर्फ एक ही बुक का रेफर किया, महावीर की एक बुक थी, आज भी उसी बुक से रेफर कर रहा हूँ मैं, और उसको मैंने लगभग 4 से 5 बार तो पढ़ा होगा, ज्यादा बार भी हो सकता है, मुझे इतना याद नहीं, पर मैंने उसको कंठस्थ किया। और उसके बाद मेरे साथ अच्छी चीज ये रही कि मैं जब नागपुर में था तो 1000 तरह का जो इंफॉर्मेशन का ओवरलोड, उससे मैं बचा, और मेरे पास जो भी था उसको मैंने 10 बार से 12 बार पढ़ा। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो चीजें
तो उस भंवर कुआं से निकले कैसे? मैंने एक सीनियर है, मैंने उनसे सुना था कि उन्होंने कहा कि इस भंवर में इतनी मतलब बड़ी अच्छी भंवर है, ये बहुत लोगों को पार भी करा देती है, लेकिन बहुत लोग उस भंवर में फंस जाते हैं, और जब भंवर में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो फिर वो निकल नहीं पाता है। तो इस भंवर कुआं के भंवर से, या उसके तात्पर्य में हम लेना चाहें कि जो सरकारी नौकरी की जो तैयारी है, इससे निकलने का क्या तरीका हो, किस तरीके से व्यक्ति इस भंवर से अपने आप को बाहर निकाले, उसके बारे में कुछ इंदौर के विशेष परिप्रेक्ष्य में बताना चाहें आप? जब मैं पहली बार भंवर को आया था तो मेरे लिए सब चीजें एकदम नई नई थी, और इतने सारे बच्चे देखकर मैं डर गया था। और जब पहली बार मैं लाइब्रेरी गया तो मैंने देखा कि कई लोग 12-13 घंटे से पढ़ रहे हैं और उठ ही नहीं रहे हैं। मैं 5 बार उठ चुका हूँ, तो एक डर तो लगता ही है। लेकिन हो सकता है आज मैं दोबारा से लाइब्रेरी जाऊं तो वो फिर से भी पढ़ते हुए दिखे मुझे। तो पहली बात जो बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी एस्पिरेंट के लिए भंवर को में होते हुए या किसी भी जगह आप हैं, वहाँ पे होते हुए आप मार्केट की जो भीड़ चल रही है उसके थ्रू न जाएं। हमको भीड़ से ऊपर हटकर कुछ अलग कार्य करना है ना, पहला तो ये। और दूसरा ये कि जो भी व्यक्ति, जैसे मार्केट में बहुत सारी बातें चलती है, चाय पे चर्चा होती है ना, और आप देखेंगे टपरियां होती है, कुछ बातें, कुछ नए टाइप की चीजें होती है। तो हम लोग अपना जैसे फ्रेंड सर्कल बनाते हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। भंवर कुआं में रहते हुए हम कभी कभी ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो। अब वो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो हम जब स्टूडेंट होते हुए या एस्पिरेंट होते हुए हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उन चीजों को आइडेंटिफाई करें और स्किप करें। और ऐसे भी कुछ लोगों को भंवर कुआं में चूंकि सारे लोग रह रहे हैं और सारे डीसी, डीएसपी, एनटी और सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो उन लोगों की पहचान भी हमें करना पड़ेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि अपने सर्कल में ऐसे लोगों को ऐड करें, क्योंकि ये भंवर कुआं में मिलेंगे और ऐसे लोग भी मिलेंगे हमें जो लोग हमें डिमोरलाइज करेंगे। तो हमें उन लोगों को स्किप करना है और उन लोगों को अपने अंदर लाना है। और थर्ड बात जो है वो महत्वपूर्ण है कि हमें हमेशा पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके का एक्सप्लॉयटेशन भी होगा आपका। कि आप जब बाहर जाएंगे तो दूध लेने के लिए या किसी और चीज के लिए हर चीज आपको 2-3 रुपए महंगी मिलेगी, या 10 रुपए 12 रुपए महंगी मिलेगी। हर चीज में मतलब एक फाइनेंशियल भी होता है, हमने भी इस चीज को सहे हैं। तो उस चीज में आप हमेशा धैर्य रख के चलेंगे, क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या है, जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हैं वो है आपका उद्देश्य, जो कि है डिप्टी कलेक्टर बनना। और वो बनना आपका साकार तभी होगा जब ये सारी टेंशन आप भूल जाओगे और आपके और डिप्टी कलेक्टर के बीच में कोई नहीं आएगा, है ना। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने एक ही बार का खाना खाया। मैं सुबह 7 बजे कभी निकल जाता था, कभी 8 बजे, कभी मेस बंद होती थी। मैंने एक ही टाइम के मेस लगाया था। तो शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा भूख लग रही, अब जाके कुछ खाना चाहिए, पर फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं थी। तो मैंने अपने भाई से बात की कैसे करूँ करके, तो उनके पास भी कुछ पैसे नहीं होंगे, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोले कि तुम अभी लाइब्रेरी गए हो इसलिए तुम्हारी बॉडी ऐसी हुई नहीं है, धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी को पता चल जाएगा ऐसा कि अब तुमको अभी ये सुबह का खाना नहीं खाना है। अब तुम सीधा एक ही टाइम, जैसे बुद्धिज्म में एक कहावत होती है ना कि एक ही टाइम में खाना खाते हैं भिक्षु, उस टाइम पे तुम बन जाओगे, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। तो उन्होंने एक मोटिवेशन ही दिया वो मुझे। हालांकि ऐसी बात भी नहीं कि आप खाना ही नहीं खाना है, वो तो बस एक ऐसा इंसिडेंट बता दिया मैंने, है ना। तो इस टाइप से भंवर कुआं के भाव से निकलने के लिए हमें पहले तो भीड़ से अलग होना है और आइडेंटिफाई जरूर से करना है कि क्या क्या करें। और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। और इसमें ये भी है, कई लोग सिर्फ रूम पे रहते हैं, ये भी नहीं करना है कि कई बोलते हैं कि हम रूम पे रहेंगे, अपने आप को लॉक कर लेंगे, सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे, पन्नों में खोए रहेंगे, किसी से कोई बात नहीं, एकदम आइसोलेटेड, सोशल मीडिया अकाउंट बंद है, सब कुछ बंद है, माता पिता से भी बात नहीं कर रहे, भाई बहन से भी बात नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा बहुत अपनी सोशल मीडिया की लाइफ रखना है। मैं खुद सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था। इंस्टाग्राम तो अभी भी इंस्टॉल किया हूँ, लेकिन मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से पहले भी ज्वाइन था, क्योंकि काफी सारे नोट्स पीडीएफ आती है। और फिर जैसे लाइटर साइड ऑफ द लाइफ देखते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सेंस ऑफ ह्यूमर, वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी नेगेटिविटी है यार, और हमारी जिंदगी में है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पर हम अगर किसी छोटे से इंसिडेंट में हमारे किसी दोस्त ने अगर हमें हंसा दिया या कुछ ऐसी जोक जैसी बातें बोल दी, तो हम दिन भर का जो भी हमारा है लोड है, वो एकदम हंसी मजाक में बहुत ही अच्छा हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, और फिर हम एनर्जी के साथ फिर दोबारा से उसी इफिशिएंसी के साथ पढ़ने लग जाएंगे। तो इस तरह से हम भंवर से एक छोटी हेल्प के साथ निकल सकते हैं। तो
कुल मिला के ये है कि जो भंवर कुआं का भंवर है उसमें अपने अच्छे दोस्तों रूपी रस्सी का प्रयोग करना है और आपको बाहर निकलना है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगता है हर व्यक्ति से पूछना कि सफलता और असफलता इन दोनों के बीच में एक बहुत बारीक सा अंतर होता है। एक पीडीएफ आती है और उसमें आपका नाम होता है और आप सफल हो जाते हैं और आप सबके मित्र बन जाते हैं, आप सबके रिश्तेदार बन जाते हैं और हर व्यक्ति आपको चाहने लगता है कि नहीं इस व्यक्ति को मैं जानता था, नहीं ये तो कर ही लेगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो लंबी प्रक्रिया रही इसमें आपके परिवार का क्या योगदान क्या रहा और कोई खास परिवार का व्यक्ति या कोई आपका दोस्त जिसका आप नाम लेना चाहें और उसकी सहायता बताना चाहें कि उसने क्या हेल्प की, तो उसके बारे में आप दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से परिवार ने आपको यहाँ तक पहुंचाया और परिवार किसी सदस्य या किसी मित्र के बारे में आप बताएं। मैंने जब स्टार्ट किया तैयारी तो मुझे कॉलेज से पास आउट हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। तो जब मैं फेसबुक में वो चीजें देखता था कि उन लोग बहुत अच्छी जगह प्लेस हो गए हैं, कुछ लोगों ने शादी कर ली है। एक मेरा दोस्त है जो फोर्ब्स की 30 अंदर 30 आ चुका था उस समय। तो मैंने बोला कि हम जब नौकरी में नहीं आ रहे हैं तब ये फोर्ब्स की मैगजीन में बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर इंडिया का अवार्ड ले रहे हैं। तो मैंने फेसबुक चलाना बंद कर दिया। पर मुझे पढ़ाई करना था। मैंने अपने दोस्तों से और अपने भाइयों से भी शेयर किया, माता पिता से भी शेयर किया। माता पिता ने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया इस बारे में। उन्होंने हमेशा से ही मुझे कहा कि आप तैयारी कीजिए और पापा यही कहते थे मुझे हमेशा से कि किसी भी तरह की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, जो भी टेंशन आप मुझे दीजिए और आपको क्या चाहिए वो मुझसे बताइए। ऐसे भी माता का भी हमेशा से मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उसके साथ ही साथ मेरे जो दोनों भाई हैं, हम 3 भाई है टोटल, तो हमारे तीनों भाइयों ने इस बार 2020 की भी मेंस लिखी है और 2021 की भी मेंस लिखी है। और साथ ही साथ में मेरे जो मंजले ब्रदर है तो वो उन्होंने 2019 का भी साथ में इंटरव्यू दिया मेरे साथ और इत्तेफाक से उनका इंटरव्यू मुझसे जस्ट 2 स्टूडेंट पहले था और सेम बोर्ड में सेम डे में था। और जो बड़े अभी 2019 का और 2020 का भी अटेम्प्ट साथ में इंटरव्यू देंगे अभी 2019 का। तो इस तरह से हमारा एक बड़ा अच्छा तो कुल मिला के इसमें ये होता है कि हमें अपने अंदर जब तक वो पेशेंस नहीं रखेंगे कि और दूसरा की परसेवरेंस वाली भावना, ललक की भावना कि हमें वो पाना ही है किसी भी तरह से। और तीसरा वाला फ्रेंड्स वाला बताया मैंने कि हमेशा अपने को आइडेंटिफाई करना है ना। उसके अतिरिक्त में जब हम नोट्स बना रहे हैं तो हम
हम ये ना सोचे कि हमारे नोट्स बड़े बड़े बन रहे हैं या फिर हमारे नोट्स में वो खासियत नहीं है जो किसी टॉपर के नोट्स में है। हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि आप जितने भी लोग शो देख रहे हैं आप सब अधिकारी हैं और आप में और हम में इतना ही फासला है कि हमारा पीडीएफ में नाम है। बस ये है कि आपने कुछ अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत जरूरत है। जो आत्मचिंतन है, मैंने जैसे 2018 का अटेम्प्ट दिया था तो मेरा नहीं हुआ उसमें, तो मैंने इस चीज पे बहुत फोकस किया कि मेरा क्यों नहीं हुआ। हम उस चीज को भूल जाते हैं, हम दूसरों की चीजों के पर्सपेक्टिव से चलने लग जाते हैं कि मैंने अगर एनसीईआरटी से पढ़ा हूं तो लोग एनसीईआरटी खंगालना शुरू कर देंगे। जैसे इस बार 2020 के पेपर में वेस्पर थ्योरी आई थी, उसके लिए सारा मार्केट में हवा जैसी हो गई थी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अरे ठीक है, आपसे नहीं बना वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन, तो वो 11 नंबर का क्वेश्चन था, तो बाकी के क्वेश्चन का क्या उसमें आपने 100 में 100 स्कोर कर चुके हैं। पर उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जो वही तो चीज है ना कि मार्केट से जिस दिन आप हटके बात करेंगे, अपने आप को भीड़ में एक नया साबित करने की कोशिश करेंगे, तभी आप सफलता की सीढ़ियों को चुनेंगे। चूंकि 2019 का इंटरव्यू चल रहा है, तो जो अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं उनके बारे में कुछ टिप्स बताएं आप सर। मैंने 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ एमपीपीएससी में, एक तो 2018 का दिया था और 2020 वाला दिया हूँ। तो मेरी यही सजेशन है कि पहला तो आप अपने डेफ को बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जैसे नाम होता है और फिर उसमें आपका गृह जिला होता है, आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, इसके बारे में आप अच्छी प्रिपरेशन कर लें। उसके बाद फिर आपकी कॉलेज कहाँ से हुआ है और जो आपकी पर्टिकुलर डिग्री है, जैसे मेरी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग थी तो मेरा लगभग 70 से 80% जो इंटरव्यू था वो इसी पे चला था, है ना। और उसके साथ ही साथ जैसे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो जैसे कि टेलीग्राम चैनल में देखा था कि NHICS का एक टेलीग्राम चैनल है जो कि सरकारी चैनल है, तो उसके माध्यम से मुझे करंट अफेयर की न्यूज़पेपर की छोटी छोटी कटिंग मिली थी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हर दिन का तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, कभी कभी इतना टाइम भी नहीं होता है। तो NHICS के चैनल टेलीग्राम चैनल में मुझे वो छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट कट्स थी वो मुझे प्राप्त हुई सर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो जो कट्स मिली थी तो उसके थ्रू मैंने हमेशा उसको बस बहुत ही जल्दी में उसको जब देखा तो मेरा पूरा पेपर कवर हो जाता था। और इस तरह से मैं सारे स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि आप जहां से भी पढ़ें करंट अफेयर को बहुत ध्यान दें और ये अपना डेफ को ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से एक बार एनालाइज कर लें और आगे बढ़ें। आशुतोष सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने NHICS के टेलीग्राम चैनल की बात की और उनको इससे मदद मिली। आप सभी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग NHICS MPPSC टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप उससे लाभ ले सकते हैं। तो सर आज का अंतिम प्रश्न, इस पूरी जो जर्नी रही आपने पूरी चीजें बताई, सब चीजें हुई, ये जो हमारा प्रोग्राम है इतवारी मोटिवेशन मैंने शुरू किया, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये बच्चों कैसे हेल्प करता होगा और कुछ टिप्स आप मुझे बताना चाहें कि क्या हम और इम्प्रूव करें इसमें, तो उसके बारे में सर। पहला तो यही इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को जो भी एस्पिरेंट है, जैसे हम भी खुद जब एस्पिरेंट थे अभी भी हैं हालांकि, तो एक गाइडेंस होना कि जैसे आप मोटिवेशनल चैनल भी है, साथ साथ में कंटेंट भी जो पॉलिश्ड कंटेंट है जो कहीं मिलता नहीं है, इस टाइप का कंटेंट दे रहे हैं। और साथ ही साथ में मोटिवेशनल जो चीजें और वो छोटी छोटी वीडियो में आप इतना प्यारा चीजें बच्चों के मन में भर देते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और खासकर इससे जो फायदा हो रहा है, इसका जो उद्देश्य है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो भी एस्पिरेंट है वो अपने लाइटर साइड ऑफ द लाइफ को भी देखते चले और खुश होते रहे। तो मैं अंत में सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक चंद लाइनों के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जागो जागो एस्पिरेंट्स, अब डिप्टी कलेक्टर की तैयारी है। जागो जागो एस्पिरेंट्स, अब डिप्टी कलेक्टर की तैयारी है और प्रशासन में तंत्र चलाने अब युवाओं की बारी है, अब युवाओं की बारी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतवारी मोटिवेशन में शामिल होने के लिए और हमारे साथ इतना बड़ा अपना बहुमूल्य जो आपका समय रहा, अमूल्य समय वो आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, बढ़िया है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपने कुछ सीखा होगा, और जो कोई चीजें आपको अच्छी लगी हो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और कुछ और क्वेश्चन यदि आपके मन में आ रहे हैं तो आपको कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो, लगे रहें, अच्छे रहें। थैंक यू।